दोस्तों नमस्कार। आप सबको जिस तरह से आंग्ल मैसूर युद्ध में फर्स्ट और सेकंड के बारे में हमने अभी चर्चा की लास्ट वीडियो में। अभी दूसरा देखिए कि मैंने कहा हैदर अली और स्मिथ फर्स्ट वाले में थे। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली स्मिथ, और आपको पता है मद्रास की संधि हुई थी। मद्रास की संधि हुई, ठीक है। इस संधि के तहत यही हुआ था कि हमारे दुश्मन आपके दुश्मन, आपके दुश्मन हमारे दुश्मन करके अंग्रेजों ने हैदर अली से दोस्ती कर ली। एक तरह से झूठी दोस्ती थी ये। सेकंड में क्या हुआ, सेकंड देखिए थोड़ा हल्के लाइट में आ रहा है। सेकंड में फिर हैदर अली, और यहां अब बदल चुका है मामला। क्या था, अब आ गया हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स और प्लस आयरकुट, ये था सेकंड वाले में। और इधर हैदर अली के साथ देखो उस समय मराठे प्लस निजाम था, साथ में था, तो ये जीत जाते हैं। इस बार क्या होता है कि हेस्टिंग्स आयरकुट और इनके साथ हो जाता है मराठे प्लस निजाम। अब ये दोनों देख रहे हो, इसका पलड़ा भारी पड़ेगा। सेकंड वाले में हैदर अली की हार होती है, ये लोग जीत जाते हैं। और जो संधि होती है उस संधि का नाम क्या होता है, मैंगलुरु की संधि। चलो मैंगलोर कर दो, मैंगलोर की संधि। अब कहा जाता है कि हैदर अली हार तो जाते हैं, लेकिन इनका पुत्र टीपू सुल्तान आ जाता है। टीपू सुल्तान क्या करता है कि जो ये पलड़ा कमजोर हो रहा था उसको मेंटेन कर लेता है। और मैंगलोर की संधि में देखिएगा, हार भले ही इस पार्टी का हो, लेकिन पलड़ा लगभग लास्ट में 1784 में बराबर का हो जाता है। इसलिए मैंगलोर की संधि को बराबरी का संधि कहा जाता है। ये दोनों बराबर हैं। इसमें हैदर अली का पलड़ा भारी था मद्रास की संधि में। अब बराबर का होता है तो दो लोग हैं, एक हेस्टिंग्स या आयरकुट एक तरफ टीपू सुल्तान। यह मैंगलोर की संधि किसके किसके बीच होता है, टीपू सुल्तान के बीच होता है, ठीक है। और ये हेस्टिंग्स और आयरकुट है। अब इसके बाद कहा जाता है कि ये बराबर की संधि हो जाती है, तो दोनों को कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि होती है। उस असंतुष्टि के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि फिर दोनों अपनी प्लानिंग करेंगे। इधर टीपू सुल्तान क्या करता है, फ्रांस और कुस्तुनतुनिया इन सब से अपना समर्थन लेने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपना दूत वहां भेजते हैं ताकि संबंध अच्छा रहे। और अंग्रेजों को ये बात लगातार खलती है कि भाई ये गलत कर रहा है। इस दौरान कहा जाता है कि टीपू सुल्तान पर अंग्रेज जो है, अब एक नया व्यक्ति आता है कॉर्नवालिस, जो थर्ड वाले में है। थर्ड वाले में एक तरफ टीपू है, टीपू सुल्तान, और इधर आ जाता है कॉर्नवालिस। अब कॉर्नवालिस क्या करता है कि इस पे हमला करता है। हमला करने में फिर साथ किसको लेता है, मराठे प्लस निजाम, पता ही है ये दोनों हमेशा के लिए इसके तरफ रहते ही हैं। अब तो इस दौरान कहा जाता है कि अंत में जो है मैसूर के किले में टीपू को घेर लिया जाता है। और घेरने के बाद कहा जाता है कि अब टीपू जबरदस्ती इसके साथ, कहा जाता है कि श्री रंगपट्टनम की संधि होती है। और यह संधि कहा जाता है कि एक तरफा बहुत ही ज्यादा भारी पड़ता है किस पे, टीपू सुल्तान पे, क्योंकि अंग्रेज इस समय मजबूत स्थिति में होते हैं। सॉरी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, श्री रंगपट्टनम की संधि के तहत कुछ शर्तें रखता है अंग्रेज, जिसमें टीपू का आधा राज्य ले लेता है और 3 करोड़ रुपए की राशि युद्ध के क्षतिपूर्ति के रूप में मांगता है, जिसके एवज में इनके 2 पुत्रों को बंदी बना लेता है कि पैसे तुम जमा करोगे तब इसको छोड़ेंगे। ये काफी अपमानजनक संधि मानी जाती है, टीपू सुल्तान के लिए यह असहनीय था, लेकिन फिर भी संधि के शर्तों को मानना उस समय मजबूरी थी। तो तीसरा ऐसे बीत गया। चौथे में देखोगे, फोर्थ जब आता है तो अब टीपू सुल्तान 1799 में कहा जाता है कि अब गवर्नर जनरल भी चेंज होता है। लॉर्ड वेलेस्ली नए गवर्नर के रूप में आते हैं और टीपू के पास सीधा एक फरमान जारी कर देता है कि भाई सहायक संधि, सहायक संधि के जरिए इसको क्या कहा जाता है कि तुम अपना राज्य हमें मिला लो। टीपू ऑब्वियसली मना करेगा, कोई भी जो थोड़ा सा भी साहसी शासक होगा। इसी दौरान कहा जाता है कि दो तरफ से, एक तरफ से क्या होता है, जैसे वेस्ट साइड से देखो, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। अब देखिए वेस्ट साइड से क्या होता है, जनरल स्टुअर्ट
इधर से हमला करता है और सदासीर का युद्ध जीतता है। ये सदासीर को जीतते हुए आगे बढ़ता है, आगे आ रहा है। और पूरब से कहा जाता है कि जनरल हैरिस और वेलेस्ली, इधर वेलेस्ली खुद रहता है और हैरिस को साथ में रखता है। ये दोनों पूरब से जीतते हुए आगे बढ़ता है और यही कहा जाता है कि दोनों तरफ से जो श्रीरंगपट्टनम का ये किला है, एक तरह से समझो, इस किले को घेर लिया जाता है। दोनों तरफ से इस किले को घेर लिया जाता है। श्रीरंगपट्टनम का किला है ये, इसको घेर लिया और घेरने के बाद अब टीपू वहां अकेले पकड़ा जाता है। कहा जाता है कि युद्ध स्थल पे ही टीपू सुल्तान को यहां पे मार दिया जाता है। युद्ध स्थल पर ही टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है और कहा जाता है कि यहीं से वेलेस्ली का एक दम्भ भरा कथन निकलता है। यह घटना होती है 1799 में, ध्यान रखिएगा 1799 में। तो जैसे फर्स्ट था 1767 से शुरू हुआ था, 69 तक गया था, 1780 से शुरू हुआ 84 तक गया था, थर्ड में आ गया 1790 में था ये, 90 से 92 के आसपास था ये, और ये 1799 में हुआ था। ये डेट ध्यान रखिएगा। तो इस कंडीशन में 1799 में टीपू सुल्तान युद्ध स्थल पे ही मारा जाता है और वेलेस्ली का दम्भ भरा कथन निकलता है कि पूरब का साम्राज्य या राज्य पूरी तरह से हमारे कदमों के नीचे है। एक लंबे समय तक भारत को गुलाम बनाए रखने से अब हमें कोई नहीं रोक सकता। आप याद कीजिए 1799 में ये दक्षिण भारत पूरी तरह से आ गया अंग्रेजों के हाथ में, और इधर देखिए 1764 तक में प्लासी और बक्सर के बाद उत्तर भारत भी आ चुका था। कुल मिलाकर के जो 1800 तक, यानी 1608 में जो अंग्रेज इंडिया आए, वह अंग्रेज 1800 तक में, यानी लगभग देखो 200 साल लग गया उसको पूरी तरह से गुलाम बनाने में। इतना आसान भी नहीं था। 1800 में भारत के उत्तर और दक्षिण दोनों भाग को कहीं ना कहीं अपने कब्जे में लेने में पूरी तरह से सक्सेस हो गए। इसलिए आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ध्यान देना है कि इन चारों आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन कौन से लोग थे, किन के बीच ये हुआ, कहाँ पर ये युद्ध हुआ। अगर कोई मैदान का नाम दिया है तो वो मैदान याद रखेंगे, और उसके बाद जो संधि हुई है वो संधि ध्यान में रखेंगे, किसमें किसकी हार हुई। और दूसरी चीज है कि देखो इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं जो कि एक दूसरे राज्य से टिका हुआ है, वर्ल्ड में क्या कंडीशन चल रही थी, इन सारी चीजों को समेटना एक जगह थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये कुछ कुछ जो मेन पॉइंट है इसको हमेशा 24 आवर माइंड में रखा जा सकता है। इस तरह से आंग्ल मैसूर युद्ध आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।